जरवाल साहब ने अपनी किताब में 3 बादा राव का उल्लेख किया है। अब उसमें कौन-सा जो बादा राव है, वो अकबर के समय का था। तो ये जो ये सारणी बनी हुई है, इससे विश्लेषण करते हैं तो ये चीज़ सामने निकल कर के आएगी। इसमें ये जो दिल्ली के जो शासक है, उनका नाम और शासनकाल दिया हुआ है, आमेर का, नईनाथ का और नरेट का। तो न्याण का जो नईनाथ नगरी है, उसका गोमलाडू कुल का जो राजा रहा बादा देव, ये रहे 1535-36 से लेकर के 1567 ईस्वी तक। और प्याडवाल कुल के जो बादा राव है, वो दो ये हैं। पहला जो बादा ब्याडवाड़ है, इसका जो शासन का कब से शुरू उसका तो पता नहीं, लेकिन जो मृत्यु है उसका उल्लेख मिलता है सम्मत 1248 में, यानी 1191 ईस्वी में मृत्यु का उल्लेख मिलता है। दूसरा बादाराव ब्याडवाड़ है, उनका शासनकाल और जो दूसरा बादाराव ब्याडवाड़ रहा है, उसका शासनकाल 1527 से 1548 तक रहा है। तो 1527 का एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत ये आइडिया मिलता है कि हाँ 1527 से इसका शासन का ये मौजूद था, ये शासन इसका। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? ये भगवान दास द्वारा शाहपुरा के पास हमले में ये मारे गए थे, बादराव ब्याडवाड़। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या 1548 में, भाई 1248 से 1151 में, उसमें तो अकबर था ही नहीं, ये तो है ही नहीं उस टाइम के। अब इनका देखते हैं कि जो 1548 में जो बादराव ब्याडवाड़ की जो मृत्यु हुई, उनके समय में अकबर थे क्या? तो इधर अपन देखते हैं दिल्ली वाले इसमें। तो अकबर का जो शासनकाल आ रहा है 1556 से 1605, यानी ये 1556 में शासक बने थे दिल्ली का। और इनकी एज क्या थी? ओनली 13 वर्ष थी इनकी। तो इस समय भी वो पूरी तरह से एक तरह शासक ने संरक्षण में चला। पहले बैराम खा के संरक्षण में रहा 1560 तक, फिर 1560 से 1562 तक पर्दा शासन रहा, यानी इनकी माँ और कई जो है उनकी, यानी पर्दा शासन यानी बेगमों का शासन रहा। ये अकबर की खुद की बेगम नहीं, इनकी माँ और उनका शासन रहा। तो इसको कहता है पर्दा शासन। तो यानी अब ये 1548 में मृत्यु होगी और इधर 1556 में, तो यानी ये बादराव ब्याडवाड़ ये भी अकबर के समय का नहीं है। तो ये दो तो अकबर के समय के नहीं हुए, ये इस विश्लेषण से ये पता लग रहा है। अब ये तीसरा बचता है बादा देव गोमलाडू। तो इनकी डेट जरूर आ रही है कि 1567 तक थे ये। तो इसका मतलब ये अकबर और ये बादा देव गोमलाडू, इनका शासन एक मिलता है। तो इस चीज़ से लगभग क्लियर हो जाता है कि कौन सा बादा राव अकबर के समय का था। अब एक चीज़, दूसरी चीज़ और है, उससे भी विश्लेषण कर लेते हैं। उससे विश्लेषण ये कर लेते हैं कि एक जो शशि वंदनी दरिया खां और शशि वंदनी की जो प्रेम कहानी है, ये मेवात में खूब चर्चित है, उसके आधार पे कर लेते हैं। अब ये दरिया खां और शशि वंदनी की जो प्रेम कहानी का जो उल्लेख है, जरवाल साहब भी करते हैं और भी जो मेवात के जो कई लेखक हैं वो भी करते हैं, वो काफ़ी चर्चा में है ये। तो यहाँ भी देखो, इन्होंने भी लिखा है कि ये शशि वंदनी का विवाह सलीम जहांगीर के साथ करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया बादा राव ने, इसलिए अकबर नाराज हुआ और हमला किया। तो अब ये बात कितनी सत्य है, इसका विश्लेषण करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं प्रसिद्ध में सामंत टोडरमल के पुत्र के साथ कर दिया था शशि वंदनी का, तो इससे वो नाराज था। तो इसका विश्लेषण करते हैं। अब इनका जो कार्यकाल है, इसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। भाई ये जो बादराव ब्याडवाड़ वाला 1548 में, अब इनका तो अब जहांगीर का रिश्ता मांगा अकबर ने। अकबर ने खुद के लिए नहीं मांगा, जहांगीर के लिए, सलीम के लिए शशि वंदनी का हाथ मांगा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि जहांगीर सलीम 1569 में जन्मे, यानी 1569 में तो पैदा हुए थे ये, यानी जन्मे ही नहीं थे। जब निहार नगरी नष्ट हो गई तब तक तो जन्मे ही नहीं थे, तो रिश्ते वाली बात तो खत्म ही हो गई। अब कई जो लेखक है ये लिखते हैं कि जो इनका जो अकबर
और बादाराव का जो युद्ध हुआ था 1573 में हुआ था, उस टाइम की घटना है। मान लेते हैं कि 1573 में हुआ घटना उस टाइम की मान लेते हैं। तो उससे ये होता है कि 1573 में तो ये तो जन्मे तो 1569 में थे, और 1573 में वो घटना घटी, तो यानी ये मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल हो सकता है कि 1569 में एग्जैक्ट नहीं होता, बीच में डेट वगैरह होगी, तो ये 3 से 4 साल के हुए होंगे। अब 3 से 4 साल के लिए अकबर क्या हाथ मांगेगा? अब उस समय तो खुद ही अकबर खुद ही जवान था, वो अब खुद की शादियां कर रहा था, खुद ही 20 साल का था 1569 के आसपास, तो यानी खुद ने भी इसके बाद में भी शादियां की है, तो वो सलीम के लिए क्यों मांगेगा, खुद के लिए हाथ मांगेगा। तो ये बात भी मतलब सही नहीं बैठती इस चीज़ से कि भाई जहांगीर के लिए शशिवर्धनी का हाथ मांगा। अब दूसरा ये है कि टोडरमल, अब टोडरमल के मतलब बेटे के साथ में शादी कर दी थी, तो इसका मतलब ये है कि उस समय जैसे टोडरमल जो था नवरत्नों में था अकबर के, तो वो तो वैसे ही उसको और वो तो रहा काफ़ी समय तक रहा, तो फिर ऐसी बात होती तो उसको नवरत्नों में क्यों शामिल करता, अकबर नाराज़ नहीं होता? तो ये घटना अकबर के मतलब टाइम की नहीं है ये। मतलब जो ये राव बादा और जो ये निहार नगरी जो नष्ट हुई, उससे इसका लिंक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो शशिबंधनी और दरिया दरिया खां की जो प्रेम कहानी है, वो पहले की हो सकती है, जैसे 1540 से 45 के बीच के आसपास की हो सकती है, क्योंकि शेरशाह सूरी के काल की हो सकती है। टोडरमल शेरशाह सूरी था, उसके शासनकाल में भी था, यानी उसका भी सहयोगी था, उसमें भी काफ़ी सुधार किए हैं। फिर बाद में धीरे धीरे बाकी इतने सारे देखिए ये शेरशाह सूरी के बाद में इतने सारे ये सूरी शासक हुए हैं, तो ये इनका भी ये जमा रहा, तो पहले से तो दिल्ली के उसमें था, तो इसमें नाराज वाले तो इसमें बात नहीं थी कि वह नाराज कर सकता था इनको। तो ये जो घटना है वो शेरशाह सूरी के समय की ये हो सकती है, क्योंकि इनका 1540 से 45, तो इस समय की घटना हो सकती है, क्योंकि टोडरमल उस समय दिल्ली सल्तनत में एंट्री की थी शेरशाह सूरी के टाइम पर। तो इसके बाद में तो ये दिल्ली सल्तनत का सहयोगी रहा, दिल्ली का सहयोगी रहा टोडरमल। या फिर हो सकती है कि ये बहुत बाद की बात हो, तो इससे भी ये इस घटना से भी ये साबित नहीं होता कि बादरा ब्याडवाड़ और अकबर एक समय के थे। तो ये कहानी अलग हो सकती है, यानी ये निहार नगरी वाले बादा देव से संबंधित ये नहीं हो सकती। इससे तो ये निकल रहा है भाई, जो ये जहांगीर के लिए हाथ मांगा उस चीज़ से तो ये मतलब क्लियर ये चीज़ नहीं हो रही। हाँ, ये हो सकता है कहानी तो होगी, क्योंकि किंवदंती इतनी चल रही है तो प्रेम कहानी तो होगी, लेकिन ये समय काल है इसका पहले का इसका हो सकता है। इसका एक एंगल से और इसका विश्लेषण करते हैं कि ये जो नईनाथ की जो घटनाएं हैं और ये जो नरेट की जो किंवदंतियों में जो घटनाएं हैं वो मिक्स क्यों हो रही है, ओवरलैप क्यों हो रही है, क्योंकि सेम वही नाम और वो चीज़ें वहाँ पे क्यों प्रचलन में है, वहाँ क्यों फैली, इसका दूसरा पहलू भी अपन देखते हैं। ये जो घटनाएं ओवरलैप हो रही है नरेट के बाधा राव की और नईनाथ के जो बाधा राव उनकी जो बाधा देव की जो घटनाएं हैं ओवरलैप जो हो रही है, उसका एक संभावित कारण मैंने ये नहीं करा है कि यही कारण होगा, मैं एक मेरा एक जो विश्लेषण किया मैं वो एक बता रहा हूँ कि ये संभावनाएं भी हो सकती है, उसमें ज़रूरत है शोध करने की और जानकारी इकट्ठी करने की। एक तो ये हो सकता है कि जो बाधा ब्याडवाड़ है नईनाथ वाली जो न्याणका है उसका सहयोगी होगा, या फिर इस सेनापति के रूप में काम किया होगा। तो फिर ये जो कहानियाँ हैं ओवरलैप ये होगी, एक जैसी कहानियाँ चलेगी कि वहाँ भी यही कहानी है और नईनाथ वाली भी कहानी यही है। ये कारण भी हो सकता है। बाद में हो सकता है कि दादा ब्याडवाल ने बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया हो, लेकिन सहयोगी या सेनापति के रूप में ये रहे होंगे, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बादा ब्याडवाल की मृत्यु के बाद यानी 1548 में इसापुरा में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब एक हमले में, भगवान दास के हमले में ये मारे जाते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद में नरेट को जो नईनाथ वाली नगरी है उस क्षेत्र में उसको शामिल कर लिया हो,
एक ये रीज़न भी हो सकता है। ये रीज़न हो सकता है तब भी ये कहानी ओवरलैप होगी, क्योंकि वो पब्लिक में तो किंवदंतियाँ चलती है, तो यहाँ भी वहीं का राजा हो गया। तो ये एक चीज़ ये भी हो सकती है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो मेवात की जो माचेड़ी नगरी है, ये न्याहान राज्य का हिस्सा हो उस समय। हो सकता है कि ब्यादा बाडवाल ने अपना स्वतंत्र जो राज्य खड़ा कर लिया हो, लेकिन माचेड़ी वाला जो एरिया है, कुछ वहाँ पे जो मेवात से हैं, 2-4 मेवासी या कुछ मेवासी या मान लो एक भी मेवासा हो, वो न्याहान राज्य नईनाथ वाले के उसका हिस्सा रहा हो। क्योंकि माचेड़ी जो है प्राचीन नगरी है, मीणाओं का यहाँ पर प्रभाव रहा है लंबे समय से पहले से। तो ये इस न्याण का एरिया में हो, ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ ये कहानी मेवात में चलेगी, क्योंकि ये फिर अकबर के साथ में जो नैनात वाला जो बाधा देव उसका लड़ाई के साथ उसका जिक्र उस वहाँ पर रहेगा, क्योंकि अकबर के साथ में लड़ाई। तो ये एक संभावनाएं हैं, इसके प्रति और जो जानकारी इकट्ठी करके ये चीज़ क्लियर की जा सकता है। ये चीज़ तो क्लियर है कि नरेट में और नैनात में दो अलग अलग राज्य थे और स्वतंत्र, ये नैनात वाला तो स्वतंत्र था, नरेट वाला भी अपने आप को पहले तो स्वतंत्र नहीं हुआ, बाद में इसने स्वतंत्र कर लिया होगा। क्योंकि जो बादा ब्याडवाल है, इन्होंने एक तरह से देखे तो इनको मतलब विरासत में कोई चीज़ नहीं मिली। होता है कि जैसे राज विरासत में मिल गया हो, ऐसा नहीं है। इसने खुद ने अपने आप को उठाया है। अब उठाने के लिए किससे कितनों से साँठ-गाँठ की होगी, कैसे क्या किससे क्या सहयोग लिया होगा, इस तरह इसने अपने आप को डेवलप किया था ये। जैसे नईनाथ वाला बाधा देवता, इसको चीज़ें विरासत में मिली थी। यानी प्राचीन समय से इनका शासन था, तो चीज़ें विरासत में मिली थी। बाधा ब्याडवाल को चीज़ विरासत में नहीं मिली थी, इसने अपने आप खड़ा किया था। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, तो इसके मतलब और जानकारी इकट्ठी करके और विश्लेषण करके ये चीज़ क्लियर आराम से हो सकती है। जरवाल साहब ने जो उनकी जो किताब है, उन्होंने जो राव बादा मीणा गोत्र ब्याडवाल का के विध्वंसक महल नरेट अलवर, यानी जो बादा ब्याडवाल के जो महल है, उनके जो उन्होंने अवशेष भी की फ़ोटो भी उन्होंने अपनी किताब में लगाई है, और ये अवशेष है जो नरेट में हो गए तब ये मौजूद थे। और उन्होंने देखो इस चीज़ का भी वर्णन किया, यहाँ पर खेड़ा बाबा का स्थान नरेट जिला अलवर, ये वहाँ पर गए हैं, यानी वहाँ पर देख कर आए हैं ये। यहाँ पे देखिए, ये राव बादा के वंशज के श्री रघुनाथ जी मीणा नरेट दाएं, यानी ये वाले के साथ लक्ष्मी नारायण जरवाल लेखक का चित्र, यानी ये लक्ष्मी नारायण जी है और ये रघुनाथ जी मीणा है, ये राव बादा के वंशज है। तो इनको इन्होंने ये चीज़ जानकारी बताई होगी, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर डाली है कि यानी इनका जो राव बादा के जो महल है वो नरेट में है, न्याण में नहीं है। तो इससे भी ये चीज़ क्लियर होती है कि जो बादा ब्याडवाल है उनका नरेट में शासन था, और ये जो नईनाथ न्याण है वो अलग एक गोमलाड़ू के शासन के उसमें अंतर्गत थी ये चीज़। अब उन्होंने ये राव झरिया जरवाल के विध्वंसक महलों की झीरी, इसका भी इन्होंने यहाँ पर फोटो डाला है। तो ये फोटो थे उस समय गए तब ये मौजूद है इस तरह, और शायद हो सकता है अभी भी होंगे ये इस तरीके से। तो ये जो मीणा शासन थे, उनके जो महल थे जो विध्वंस हो गया, अवशेष बचे वो इसी तरीके से बचे हुए ज़्यादातर। ये जो न्याण के जो बादा देव गोमलाडू और नरेट का जो बादा राव सहयोगी के कैसे हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। देखो, ये जो यहाँ पर एक दोहा है, तो इसका विश्लेषण करते हैं थोड़ी सी, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ में। ये जो मैंने विश्लेषण किया, तो ये दिमाग में मेरे आई कि भाई ऐसा हो सकता है, तो एक दूसरे के सहयोगी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए दुआ मैं पढ़ता हूँ। 52 कोट नौबत पूरे, 56 कोट जुहार, राव बादा न्याण को म्यारन बड़ सरदार। यानी राव बादा न्याण का म्यारन यानी मीणाओं को म्यारन भी कहा जाता है, बड़ सरदार यानी बड़ा सरदार था, मीणाओं का ये बड़ा सरदार था। इसका मतलब था कि इसके दिन और भी बहुत सारे राव थे, यानी ये सरदारों का सरदार था, तो ये बड़ा था। अब आगे लिखता है कि पहला तो ढोल बाजो हड़पा डोबवाल को, बाजे ढूंढाड़ में ढोल बलवंत बादा राव को। यानी जो रणभेरी है, पहला हड़पा डोबवाल की बस्ती है, और
ढूंढाड़ में ढोल, यानी ये ढूंढाड़ का नहीं है, फिर भी ये ढूंढाड़ में ढोल इनकी चलती है बलवंत बादा राव को। यानी बलवंत मतलब बलवान, यानी अपनी ताकत से ये खड़ा हुआ, मतलब इसको विरासत में कोई चीज नहीं मिली, इसने अपना एक राज खड़ा किया। तो इसलिए इसका लिए बलवंत शायद कहा गया होगा बादा राव को। तो यानी ये बादा राव यहाँ पे जो जिक्र आया वो नरेट वाले बादा राव के लिए आया होगा, क्योंकि इसका प्रभाव ढूंढाड़ में था, इसलिए था कि भाई ये एक सेनापति के रूप में रहा होगा, ये जो राव बादा न्याण का जो था उसका सेनापति के रूप में रहेगा। तो ये दो सेनापति हो सकते हैं कि हड़प्पा डोभाल, ये इसका ये तो इसका उल्लेख आ रहा है कि हड़प्पा डोभाल इसका न्याण के बादा देव का सेनापति था, और ये भी सेनापति के रूप में रहा होगा, या फिर हो सकता है कि न्याण का सहयोगी के रूप में रहा हो। भाई दोनों का एक दूसरे का सहयोग करते होंगे कि जो नईनाथ का जो बादा देव गोमलाडू है वो बादा राव का सहयोग करता हो उसको मतलब मुसीबत में, तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसलिए ये हो सकता है कि या तो सहयोगी हो सकता है या सेनापति हो सकता है। तो इस वजह से भी ये कहानियाँ ओवरलैप हो सकती है। अब नीचे लिखा है कि ये न्याण के मीणा राजाओं का संरक्षण पाकर मार्च जमाराम कर सीरा मीणा राज्य के आसपास के अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। मार्च स्वतंत्र हो गया था। टोडा मीणा के बेनाडा ने भी कछुआ के अधीनता का जुआ उतार फेंका था, यानी इन्होंने कर लिया था। तो इसी दौरान ये बादा राव ने भी अपने आप को खड़ा कर लिया था। हो सकता है कि बाद में न्याण से भी स्वतंत्र हो गया हो, टोटली स्वतंत्र हो गया हो, ये भी हो सकता है। उनके यानी जो नईनाथ का जो गुट था उससे बाहर हो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हड़प्पा डोभाल ये 1944 में मतलब गिरी सुमेल के युद्ध में मर गया था, मालदेव की सहायता के लिए गया था, तो उस समय ये वहाँ पे मारा गया था। तो उसके बाद में ये जो बादा राव है ये सेनापति के रूप में काम किया हो, एक चीज़ ये भी हो सकती है। तो ये चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जानकारियाँ और जुटा करके ये चीज़ क्लियर हो सकती है। बस विश्लेषण इस सारणी का कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में भी ये जो बादा देव गोमनाड था उसके समय बहुत मजबूत शासन नहीं था। ये यहाँ पर हुमायूं का कार्यकाल आता है, तो हुमायूं भी भाई ये 10 साल रहता है, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का जो शासन था वो अच्छा था 1540 से पहले, लेकिन ये रहा 5 साल ही। इसके बाद फिर इब्राहिम सूरी और ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए ये आए, तो इसलिए इन्होंने अपनी अच्छी शक्ति भी बढ़ा ली थी, और बादा राव ब्याडवाला ने भी अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। तो यहाँ पे ये देखते हैं, और एक देखते हैं कि आमेर के समय आमेर में कौन था, आमेर में पृथ्वीराज 1503-1528, यानी ये खानवा के युद्ध में मारा गया था। यानी ये जो बाबर और महाराणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो एक महाराणा सांगा की तरफ से ये युद्ध लड़ा था, तो ये मारा गया था। उसके बाद में ये पूरनमल बेटा 1528 से 1536, तो यहाँ पर इनका फिर ये हुमायूं की अधीनता में आ गया था। मेन बात ये कि हुमायूं की अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी पूरनमल ने, यानी हुमायूं के टाइम या इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी ये मान के चल रहे कि अकबर के समय से, अकबर से नहीं चाहिए, पूरनमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में इनका गृह युद्ध चलता है, गृह क्लेश चलता है। तो अब उसके बाद में बहारमल 1547 में सिंहासन बैठता है, लेकिन इनका देखिए ये बहारमल बहुत लेट बैठता है, तब तक इनका बेटा भी हो गया था बड़ा, युद्ध लड़ने लायक। तो यहाँ पे आमेर में भी गृह कलह चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने दोनों ने जो नईनाथ ने और नरेट ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी। और फिर ये जो एक हेमू है, ये भारत का नेपोलियन, यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद तुरंत ये बंगाल में कार्यरत था, और वहाँ से ये दौड़ता हुआ आया और धड़ाधड़ आके दिल्ली में बैठ गया। इतनी स्पीड से आया था, तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कई जो बीच में जो रास्ते में जो इनके रुकावटें आ रही थी वो तो बिना लड़े ही युद्ध से छोड़कर भाग गए। 2-4 जो साथ सकते वो सकते बिना लड़े ही समर्पण कर दिया, इतना खोफ था इसका हेमू का। और इसका हेमू का जो है माचेड़ी जो है, मेवात माचेड़ी, उससे लिंक है, वहाँ इसका जन्म हुआ था। अब इसका क्या वहाँ की स्टोरी क्या किस तरह का लिंक है वो निकले तो एक नई जानकारी निकली कि माचेड़ी जो है मीणाओं की प्राचीन नगरी रही है। माचेड़ी लंबी जैसे नईनाथ न्याहानन, ऐसे ही एक बड़ी नगरी रही है पहले माचेड़ी।
तो इसका जो लिंक है हेमू का माचेडी से निकल रहा है, तो इसके बारे में रिसर्च किया जाए तो बहुत ही बड़ी चीज़ निकल सकती है हेमू के बारे में। तो लेकिन ये जो हेमू दिल्ली का शासक रहा वो 1 महीने ही रहा, वो बदकिस्मती से आँख में तीर लगने की वजह से ये मारा गया। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो न्यान राज्य था उसका 16वीं सदी तक ये 3 प्रमुख नगरियाँ निकल के आई है। तो ये जो नगरियाँ थी, जो न्यान राज्य की 3 प्रमुख नगरियाँ, वो स्थानीय राजधानी के रूप में काम करती थी। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 16वीं सदी तक मीणा समाज का काफ़ी अच्छा प्रभाव था। और ये तो स्वतंत्र राज्य थे, और जो मेवात से थे, कई मेवात से जो राजपूतों के अधीन थे, दिल्ली के अधीन थे, तो वो तो खूब थे, अनगिनत थे, खूब सारे थे वो तो इससे पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक अच्छा खासा मीणाओं का प्रभाव था। मेवासी वो होते हैं जो एक निश्चित अमाउंट देकर, टैक्स कर नजराना देकर अपनी सत्ता स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। यानी सत्ता में उनका किसी का प्रभाव नहीं था, सत्ता वो खुद की चलाते हैं, उसके बदले में एक निश्चित टैक्स देते हैं, वो होते हैं मेवासे। तो वो तो खूब थे। तो एक बार ये मान के चल रहे हैं कि भाई 11वीं 12वीं में मीणाओं का सारा राज खत्म हो गया था, ऐसा नहीं है। ये किताबों का विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी बाहर कि इनका अच्छा खासा प्रभाव बाद तक भी था। ये 11वीं 12वीं में ख़त्म नहीं हुए थे, इनका शासन बाद में भी बहुत सारे थे। बस यही है कि इनका अध्ययन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा सही तरीके से, तो ये चीज़ें खूब सारी निकल के आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ न्यान राज्य के बारे में नई चीज़ें लाऊंगा, उनकी क्या व्यवस्थाएं थी, कौन कौन से शासक रहे, तो इस टाइप तथ्यों सहित ये चीज़ें सामने लाऊंगा मैं। नमस्कार।